you can do lot of practice. Per day क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस करने का एक टारगेट रखो अपने उसमें, ठीक है? 10 तो रखने ही रखने हैं अपने को. So I have some doubts with me of certain people जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं. अच्छा मुझे बताओ, इन इस गैप के बीच में तुम लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए तो तुम्हारे क्वेश्चंस लाइक कितने हो रहे हैं? 50% हो रहे हैं, 50% में डाउट्स आ रहे हैं, 60% हो रहे हैं, 40% में डाउट्स आ रहे हैं. व्हाट इज योर व्हाट डू यू थिंक लाइक इट इज मैम हैपनिंग? 25 एक बार में लगाए तो उसमें से जितने डाउट्स भेजे उतने ये नहीं है. Sorry, can you just मैम pardon me? फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 लगाए थे और जितने डाउट्स आपको भेजे उतने नहीं आए बस. हाँ तो मतलब I mean to say कि 40% you are able to do, 50% you are able to do. How much? About 60 to 70% able to do. Everyone? Shall I expect this from everyone? बाकी लोगों ने किया ही नहीं है ऐसा लग रहा है. प्लीज कंसिस्टेंसी लाओ, ठीक है? चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको कर लेते हैं. सो जैसे इन्होंने पूछा है, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल, सबके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा. सो प्लीज फोकस ओवर हियर. नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था. डिड आई टेल यू अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लास्ट क्लास? नो मैम. तो फिर ये डाउट क्यों पूछा बेटा? अभी नहीं हमको हुआ लगा ना? उसी से कुछ कंसर्न. Hydrogen spectrum, ma'am. We did hydrogen spectrum and those. We did hydrogen spectrum. Yes, ma'am. अच्छा हो गया है फिर, ठीक है. Yes, ma'am. सॉरी माय मिस्टेक, मैंने पूछा था तो. ओके वी डिड. सो नंबर ऑफ पॉसिबल spectral lines which may be emitted, spectral lines which may be emitted, which may be emitted in bracket series, in bracket series. Okay, when the electron jumps from, when electron is present in ninth excited level, ninth excited level, ठीक है, and returns to ground level. ओके ग्राउंड लेवल. चलो सब लोग अटेम्प्ट करो, तुम्हें पता ही है. तो मैंने देखो पहली चीज तो ये है कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है. सिर्फ दो चीजें अभी काम की पड़ी है, एक तो प्लैंक्स, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है. इस चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ डॉट टिल येट तो कितने पार्ट्स बनेंगे? 3 पार्ट्स बनेंगे. 3 पार्ट्स बनेंगे. एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम डिवाइड करना चाहें 3 पार्ट्स बनेंगे. एक तो इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ यू कैन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स था एंड मॉडल्स. फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? प्लैंक्स थ्योरी पढ़ा है. फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है? बोर्स मॉडल. इतना ही पढ़ा है ना? टेल मी. ओके बोर्स थ्योरी हो गया. बोर्स थ्योरी में हमने दो चीजें पढ़ी थी. एक तो क्या हो गया? रेडियस, वेलोसिटी और ये सब कैलकुलेट करना, और एक था हमारा स्पेक्ट्रम से रिलेटेड. तो अब ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है, जब भी तुम किसी क्वेश्चन के डाउट पे आया करो तो ऐसे अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया करो, ठीक है? तो अब ये बताओ इसमें ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया? स्पेक्ट्रम से हुआ. देखो हमारे को हिंट मिल रही है स्पेक्ट्रल लाइंस. अब स्पेक्ट्रल लाइंस में मैंने तुम्हें बोला था इसके भी क्वेश्चंस 3 कैटेगरी के होते थे. 3 कैटेगरी के कैसे होते थे? एक में तो हमें वेवलेंथ निकालना होता था और n1 n2 दिया होता था. रिडबर्ग्स फॉर्मूला वाला याद आ रहा है? Yes, हम ma'am. लोग Yes, ma'am. 1 upon lambda is equal to rh z square 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चंस आते थे फर्स्ट कैटेगरी. Yes, ma'am. फिर एक मैंने बोला था क्वेश्चन यही इसी फॉर्मूले का होगा, लेकिन वो ऐसे पूछ लेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, या फिर फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ बताओ, सेकंड लाइन का वेवलेंथ बताओ, एंड सो ऑन. याद आया? Yes, ma'am. एंड थर्ड कैटेगरी थी नंबर ऑफ लाइंस का. तो अब इनमें से भी ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? Third category of थर्ड कैटेगरी का. तो नंबर ऑफ लाइंस का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था. क्या था? m into m minus 1 by 2. minus 1 by 2. एंड नंबर ऑफ लाइंस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, m is equal to m into m minus 1 divided by 2, ठीक है? अब where m stands for number of orbit. एक चैप्टर का क्विक रिवीजन हुआ सबके लिए? बोलो. Yes, इस ma'am. चैप्टर का क्विक रिवीजन. अच्छा 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट देन यू आस्क योर डाउट. सो सपोजिंग एक इलेक्ट्रॉन है जो कि
n is equal to 1, n is equal मतलब अपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे प्रेजेंट है, और बताओ कितनी लाइंस एमिट होंगी? हाउ मेनी लाइंस विल बी एमिटेड? 3. How many lines will be emitted if I take n is equal to 4 to n is equal to 1? कितनी lines emit होंगी इस बीच? 6. फॉर्मूला 6. लगाया, Yes, ma'am. फॉर्मूला लगाया, उससे तुमने बोला टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी। तो ये जो लाइंस मैंने बोली हैं, नंबर ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल कितनी एमिट होंगी? 6 होगी। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. एम इज, और ये जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कौन सी लाइंस निकालते हैं? टोटल लाइंस। अब देखो इस टोटल लाइंस में क्या होगा, एक बारी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टेप वाइज आएगा, कैन यू एग्री विद दिस? या फिर क्या हो सकता है, ये ऐसे जंप कर जाए और फिर एक लाइन ऐसे ही आए। फिर क्या हो सकता है, एक बारी 4 से 3 आए और फिर 3 से 1 डायरेक्ट जंप कर जाए। एंड देन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी वेयर 4 से 1 डायरेक्ट जंप कर जाए। बोलो होगी ऐसी? Yes, ma'am. ठीक है। अब बताओ कहीं से भी लाइन आए, लेकिन अगर n इज इक्वल टू 1 पे लैंड करती है तो उसको हम कौन सी सीरीज का बोलते हैं? Lyman. लाइनमैन। सो कैन यू टेल मी, ये जो 6 हमें कॉम्बिनेशन में आई है, उसमें से नंबर ऑफ लाइनमैन लाइंस कितनी है? इन दिस टोटल इज 6, I do agree, but how many Lyman series lines are there? 3. How many Lyman series lines are there? How many? When it is 3. coming from 4 to 1, comma 3 to 1 and 2 to 1, कितनी possible है? 3 Lyman lines. 3 lines. Then see yourself and check, when you are jumping from anywhere but you are coming to n is equal to 2, then you call it as which line? Then you call it as which line? Balmer So how many series. Balmer lines are there? 2. How many Balmer lines Two. are there? So we have two possibilities, 4 से 2 पे आना या फिर 3 से 2 पे आना. So there will be how many? 2. And then last one, this is Lyman Balmer. फिर क्या होता है? Passion. Passion. So how many Passion lines are there? 1. 1. So देखो total 6 हो गई. Yes, ma'am. टोटल 6 हो गई. तो देखा क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है? क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है? कैन यू अंडरस्टैंड? इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जिसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में कराया था, दे कैन आस्क यू नंबर ऑफ बामर लाइंस, लाइमन लाइन, पैशन लाइंस एंड सो ऑन. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. सो अगर तुमसे कभी भी पूछा जाता है नंबर ऑफ लाइमन लाइंस इन्वॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी, अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो नंबर ऑफ लाइमन लाइंस इन्वॉल्व, Total lines by it 2. will be m minus 1. चेक करो, m की वैल्यू 4 थी इस क्वेश्चन में, तो कितनी हो गई? m minus 1 हुई कि नहीं हुई? 3. Yes, ma'am. ठीक है। अब तुम इसको 5 के लिए भी चेक कर लेना. सिमिलरली नंबर ऑफ बामर लाइंस कितनी हो जाएंगी? बामर लाइंस 2. कितनी हो जाएंगी? m minus 2. नाउ सिमिलरली इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ लाइमन बामर पैशन लाइंस कितनी हो जाएंगी? बोलो. M minus 3. Yes, m minus 3, क्योंकि 3 लाइंस तो हमें मिलेंगी नहीं. Then similarly if they ask you bracket lines कितनी हो जाएंगी? M minus 4. And so on. Can I leave it like this? Yes, ma'am. Front lines कितनी हो जाएंगी? That will be m minus 5 and so on. ठीक है, m minus आ गया. Yes, so it is going to be m minus 5. Did you understand this thing? मतलब तुमसे टोटल लाइंस के अलावा नंबर ऑफ सीरीज की लाइंस भी पूछ सकते हैं. Can you get it? Can you people Yes, ma'am. get it? Now read this Yes, ma'am. question. If they are asking you the bracket series की line, bracket series की line का मतलब n1 कहाँ होना चाहिए? कहाँ पे लैंडिंग होनी चाहिए? M1, ma'am, 4. Lyman, Balmer, 4. N is Passion, equals to bracket. 4. Yes, n is equal to 4. Ninth excited energy level. What do you mean by ninth excited energy level? 8th energy shell. Ma'am, 10th beta, ulta, first floor, 10th, second floor. 10th energy shell. Next excited energy level. Can you follow your mistake? Can you follow your mistake? Yes, ma'am. ठीक है. और ग्राउंड स्टेट बोला है कि यहाँ से यहाँ ग्राउंड स्टेट पर आना है. सो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? दैट विल बी n1 is equal to 1. तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन्वॉल्व कितने हो गए? m की वैल्यू कितनी हो गई? 10. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 एंड 10। देखो काउंट करो कितने हुए m। 10. 10. यस, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 10 ऑर्बिट्स आर इन्वॉल्व। तो अगर हमसे क्वेश्चन दिया जाता और हमें स्पेसिफाइड नहीं होता लाइमन बार्मर पैशन ब्रैकेट क्या निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या बोलते? टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाती? अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी टोटल लाइन, सो इट वुड हैव बीन हाउ मेनी? 45. 45. देखो इसीलिए उन्होंने एक ऑप्शन तुम्हें दिया है 45, ताकि बच्चे गड़बड़ करें। समझ में आया क्यों लिखा है 45? We want you to do silly mistakes, but will you fall into their trap now? Have you become smart not to fall into their trap? Yes, ma'am. What are they asking you? Answer should be 45 or something else. Something else. Something else. Supposing if I ask you how many Lyman lines are there, ये तो मैं तुमसे सिर्फ एक्स्ट्रा पूछ रही हूँ, तो बताओ how many Lyman lines will be there? 9. How many Nine. Lyman lines will be there? 9. Did you get how to do it? तो खुद से चेक कर लो। 10 to 1, 9 to 1 ऐसे करते हुए जाओ तो कितनी हो जाएंगी? m-1 9। ठीक है। How many Balmer lines will be there? 6. 8। 8. चेक करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करते जाओ। 8 हो रही है कि नहीं? चेक, एग्री कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पैशन लाइंस कितनी होनी है? क्या करना है? 7. m-3 करो, m-3 करो तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना, m-1 कर दो, m-2 कर दो, समझ में आया ना? Yes, ठीक ma'am. है, एंड ब्रैकेट लाइन कितनी हो जाएंगी? 6. 6। ठीक है, Ma'am, 6. एंड ब्रैकेट लाइन खुद से चेक कर लो। देखो, एक 5 से 4 आ सकती है, एक 6 से 4 आ सकती है, एक 7 से 4 आ सकती है, 8 से 4 आ सकती है, 9 से 4 आ सकती है और 10 से 4 आ सकती है। डू यू एग्री इट इज गोइंग टू बी 6? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 6 to 4, 7 to 4, 8 to 4, 9 to 4 and 10 to 4. Did you get it? So what will be the correct answer? If they ask you total lines, you mark this. If they ask you bracket lines, you will mark this. कैसे वो परेशान कर सकते हैं तुम्हें? Getting their trick? Yes. Yes, ma'am. Now will you fall into their trap? Now you have to be careful. उन्होंने अगर specify कर दिया है कौन सा series लिया है, तो वो तुम्हें उस वे में करना पड़ेगा. Okay? Shall I move to the next doubt? Yes, ma'am. Yes. This is so. See, there the next doubt says that there are 3 energy levels. There are 3 energy levels. उनका नाम दे दिया गया P, Q, R, and they are telling you कि EP is greater than EQ is greater than ER. Okay. Now, if lambda 1, lambda 2, and lambda 3 are the wavelengths when you are jumping from R to Q, Q to P, and R to P respectively. So you have to give the relationship between lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Okay. So हमें relationships ऐसे लिख के दी हुई है. ठीक है. Now, did I ever tell you out कि अपने को question के साथ answer भी read, options भी read कर लेना चाहिए? Yes. ठीक है, तो उसका अब तुम्हें यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो दिखेगा. क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑप्शन के साथ आंसर्स भी रीड कर लेने, सॉरी क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी रीड कर लेने चाहिए. लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड द थर्ड वन इज 2 upon lambda 3 is equal to 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2. ट्राई करो जरा. Okay, can you give me an idea now how to do it? Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, can you give me an idea? What information are you getting from this line? What information are you getting from this line? The That maximum means- energy that the electron will Yes, use. that means P is the R. lower energy level, Q is the middle one, and R is the highest energy level. As you move away from the nucleus, energy level increases. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so now if I want to write lambda 1 means R is jumping from here to here. तो इसका formula क्या लिखोगे? Use Rydberg's constant, so it will be R Z square. यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 upon Q का square minus 1 upon R का square. Do you agree? Yes, ma'am. ये R है छीन देते ताकि तुम कंफ्यूज ना हो. अब lambda 2 क्या है? When Q is jumping from here to here, lambda 2.
सो अब ये लिखो 1/λ2, मतलब अपने जो फॉर्मूलाज है ना उनसे बिल्कुल भी हटना नहीं है, डरना नहीं है ऑप्शन देख करके, उन अपने बेसिक्स पे भरोसा रखो और उनको बस लिखो तो एक बारी, ठीक है, लिखने के बाद तो कोशिश करो। फिर क्या है 1/λ3 क्या है r/p को लिखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा RH(z²) और फिर यहाँ पर क्या आने वाला है 1/p का स्क्वायर माइनस 1/r²। अब बताओ इनको अरेंज कर करके जरा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मेरे लिए, तो अब इनको अरेंज करो जरा such that 1/λ3 is equal to RH(z²) 1/p का स्क्वायर माइनस 1/r²। अब अरेंज करो इन सबको, बताओ कैसे अरेंज करें। सी इज दिस ट्रू वन, चलो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 1/λ बचा है ना, तो इसको कर देते हैं, जरा करो 1/λ3 को करो वन, विल इट बी इक्वल टू 1/λ1 प्लस λ2, इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा? Yes, अगर हम ma'am. लोग 1/λ1 प्लस 1/λ2 लिखते हैं तो हमारे पास RH(z²) कॉमन होगा। Yes, Can you agree? And then it will be what 1/q का square minus 1/r का square plus times what else 1/p का square minus 1/q का square. Do you agree with this? yes, And it is what? It is equal to RH(z²) 1/p² minus 1/r². That means n1 जो है वो p हो गया, कंपेयर करो, और n2 की वैल्यू r हो गई। Isn't it equal to 1/λ3? देखो है या नहीं इक्वल? yes. सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? B option. तो इसमें बताओ क्या डिफिकल्टी थी? अभी क्लियर हो गई? तुम बस डर गए देख करके ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी, यू जस्ट डोंट हैव टू लूज योर होप, ओके, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। इज इट फाइन? Yes. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन नहीं करना है, वर्क फंक्शन आ गया। वर्क फंक्शन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी नहीं कराया है, बाद में करेंगे, ओके। नेक्स्ट डाउट तुम्हारा नहीं करेंगे अभी। देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम्हारे पैकेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम योर पैकेज ओनली, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर भी नहीं आ रहा है, नीचे भी नहीं लिखा, 43, okay, page number 43. So the question is somewhat like the velocity of the electron in certain Bohr's orbit has a ratio of 1:275 to that of velocity of light, okay, of light. इसमें क्या डिफिकल्टी आई? What is the quantum number n? Come on, straight forward दिया हुआ है क्वेश्चन, ट्राई करो सब लोग। क्वांटम नंबर मतलब सिंपली इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट, n की वैल्यू निकालनी है, और हिंट दी हुई है उन्होंने n, ठीक है। एंड वेव नंबर फ्रॉम व्हेन इट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। पहले n की वैल्यू निकालो जरा, डू इट नाउ एवरीवन। Velocity of the electron in the nth orbit upon this is equal to 1/275, ठीक है, करो। What is the velocity of the electron in the nth orbit? How do we do it? क्या होता है फॉर्मूला? 2.18 into 10 to the 10 power to the 6 power 6. हाँ, 10 to the power 6 what? into z किसमें by है? हाँ? meter कौन per सी second. यूनिट है? Meter. Meter per second. meter per second. मीटर्स पर सेकेंड। एंड देन उसके आगे क्या लिखते हो? z/n लिखते हो कि नहीं? Yes, ma'am. एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 into 10 to power व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 into 10 to power 8. 3 into 10 raised to power 8. हाँ, अगर ऊपर वाला मीटर्स पर सेकंड में है तो नीचे वाला भी मीटर पर सेकंड में होगा। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे थे ना हम लोग, अच्छा ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है, इसका मतलब Z भी 1 हो जाएगा, Z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। Yes, ma'am. हमारे पास क्या बचेगा 2.18 डिवाइडेड बाय दिस इनटू 10 रेज़ टू द पावर दिस इनटू n इज इक्वल टू 1/275 बचेगा। कैन यू सॉल्व दिस थिंग फॉर n? सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ n, बताओ n की वैल्यू क्या आ रही है? बोलो n की वैल्यू क्या आ रही है? Ma'am, 1.999 approximately equal to 2. 1.998 अब हम इसको 1.99 को अप्रोक्सीमेटली 2 बोल सकते हैं, Yes, Yes. ma'am. ठीक है। अच्छा अब ये 2 हो गया, तो अब बताओ आराम से नहीं हो जाएगा, हमें वेव नंबर निकालना है। जब लैम्डा कब के लिए निकालना है? n+1 मतलब इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 3 to 1, दैट मीन्स n2 की वैल्यू हो गई 3, n1 की वैल्यू हो गई 1। तो बताओ क्या डिफिकल्टी थी इसमें? बोलो डिफिकल्ट है या इजी है? लैंग्वेज में ही हेर फेर है, बट अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करने लायक है या नहीं है? Yes. कैन यू फॉलो नाउ? कैन यू फॉलो नाउ? Shall I move to the next one now? Ma'am, Yes. how N2 is equals to 3? Can you please repeat this one? Better read the question properly. You have to find from n+1 से निकालना है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन है इसी पेज का, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, ये सब लोग करो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि एक एक डाउट हम लोग लेने बैठेंगे ना तो हमारा सिलेबस नहीं मूव कर पाएगा। एमिटेड इन बामर, emitted in Balmer and bracket series. I think you can do it now. Balmer and bracket series. And the electron is present in 8th excited state to ground state. बताओ कितने होंगे? To ground state. बोलो कितने हो जाएंगे? 8 excited state का मतलब क्या हो गया? M की वैल्यू कितनी होगी? And 7. 9। तो Ma'am, बामर 7 सीरीज and में, 5. हाँ Ma'am, 7 and 5. यस, बामर सीरीज में n-2 कर दो, दैट इज 7, और ब्रैकेट सीरीज में n-4 कर दो। हो जाएगा ना अभी सबसे ऐसे क्वेश्चंस? हो जाएंगे अभी सबसे ऐसे क्वेश्चंस, Yes. ठीक है। नेक्स्ट एक और डाउट है, ये देख लेते हैं। अगर अब देखो अगर सिमिलर टाइप का हुआ तो नहीं करेंगे, ये तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट से डाउट है। ओके इस ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किया लग रहा है, चलो ये लोग सब लोग ट्राई करते हैं क्योंकि हमारे को टेस्ट भी देना है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो यू टेल मी व्हाट वॉल्यूम इन ml of 0.2 m H2SO4 should be mixed with 40 ml of 0.1 m NaOH such that, बेटा इसमें क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, सच दैट द रिजल्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एज कितना, लिखा ही नहीं है कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, तुमने जो भी भेजा है। कैन यू फॉलो? चलो मैं इसको अपनी तरफ से करवा दे रही हूँ। सच दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग H2SO4 is 0.01 m। चलो मैंने तुम्हें अब इसमें करवा दिया ऐसे। चलो अभी क्वेश्चन रीड करो और मोल कॉन्सेप्ट में याद करो हमने क्या क्या पढ़ा था। मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था Mixing. यूज ऑफ परसेंटेज, Ma'am, मोल mixing. कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, ये पढ़ा था ना, एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। 4 टॉपिक्स थे, उसमें से कौन से टॉपिक का है ये? Ma'am, molarity का Concentration term. mixing. व्हाट आर यू सेइंग? आई एम नॉट एबल टू लिसन। हाँ बोलो। Ma'am, 1% concentration terms का वो क्वेश्चन मैम। कंसंट्रेशन टर्म में भी हमने 3 तरीके के पढ़े थे, 4 तरीके पढ़े थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस,
ठीक है, हमने उसमें भी 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किए थे। एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ पे हमें मास वास दिया होगा और हमें बोला जाएगा ये निकालो। फिर उसके बाद में स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद कन्वर्जन के क्वेश्चन थे, और फिर उसके बाद डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग के क्वेश्चन थे। तो ये कौन सी कैटेगरी का है? मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मिक्सिंग का। बेटा डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग में तुम्हें एक चीज बताई थी कि सॉल्यूट जो रहता है वो सेम रहता है, बताया था, या फिर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट होता है। Yes, ma'am. डाइल्यूशन, जब तुम मिक्सिंग करते हो, घर में भी डाइल्यूशन करते हो, तो तुम जो फ्लेवर होता है वो सेम रखते हो कि 2-3-4 फ्लेवर मिक्स कर देते हो? सेम रखते ना। सेम तो रहता है। मिक्सिंग और डाइल्यूशन तब होता है या तो सॉल्यूट सेम हो या फिर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट्स हो। तो ये किस कैटेगरी में हुआ? मिक्सिंग रिएक्टिंग तो हो रही है, सॉल्यूट। लेकिन कौन सी कैटेगरी में? अगर रिएक्टिंग सॉल्यूट हो गए तो वो तो स्टोइकियोमेट्री हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस नाउ? यस अब मैम। ऐसे करके पढ़ने से क्या होता है, हमारे दिमाग में क्लियरिटी हो जाती है, फ्लो चार्ट बन जाता है कि हमें इस टॉपिक पे ही रहेगा, और अब पूरा ब्रेन तुम्हारा रिकॉल करने की क्लास को कोशिश करेगा। तो स्टोइकियोमेट्री में तुमने क्या पढ़ा था? स्टोइकियोमेट्री में भी 2 तरीके के पढ़े थे। कौन कौन से? एक सिंपल यूनिटरी मेथड वाला और एक लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वाला। ये कौन सी कैटेगरी का है? Limiting and access. यस। तो अब आप क्वेश्चन को रीड करके बताओ, हु इज द लिमिटिंग एंड एक्सेस वन? रीड करके बताओ, who is going to act as the limiting reagent and who is going to act as the NaOH is limiting reagent. yes, क्योंकि वो बोल रहे हैं रिजल्टिंग में NaOH H2SO4 बच रहा है। Can everyone decode now? Can everyone decode now? Yes. Yes, ma'am. तो लिमिटिंग रिएजेंट इज गोइंग टू बी NaOH। तो पहले तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने को पहले स्टेप में मोल्स में कन्वर्ट करना था। पहले स्टेप में हम बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, और सेकेंड स्टेप में अगर क्वांटिटी मोल्स में नहीं गिवन है तो हम कन्वर्ट करते थे। याद करो, ऐसे ही पढ़ा था ना? Yes, Did you study like this? तो पहले हमने लिखी, कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? Yes मैम। ठीक है, तो अब उसमें भी हमने को क्या करना है, अब उसमें से मोल्स निकालने हैं। तो अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना मोल्स हो जाएगा? कैन आई राइट इट इज 4 मिलीमोल्स गिवन? कैन आई राइट लाइक दिस? 4 मिलीमोल्स मुझे गिवन है। Yes, ma'am. और हमें H2SO4 का वॉल्यूम नहीं पता। लेट अस से कि H2SO4 का वॉल्यूम V है, V ml है। Can I say like this? So what will be the moles of H2SO4? Will it become 0.2 V millimoles? बोलो। Yes मैम। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन H2SO4 के कितने मिलीमोल्स बचने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेल मी, H2SO4 के कितने मिलीमोल्स बचने चाहिए? You know how to find moles ना? Moles is molarity into volume, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम ml में है तो हम उसको मिलीमोल्स बोल सकते हैं। याद आया? सब कुछ भूल रहे हो तब मैं इसीलिए बोल रही हूँ 5 to 6 क्वेश्चन तो मिनिमम सोचो सॉल्व करने हैं, और एक वीक में 60 करने की कोशिश करो। ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो आप बोलो। .0.01 V हाँ, is left. इट विल बी हाउ मच? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से अगर ये 4 मिलीमोल थे तो बताओ H2SO4 कितना चाहिए होगा अपने को? 2 millimole. 2 millimoles. कितना चाहिए होगा? With 1 mole you require 4 moles, so with 1 mole you require 2 mole, तो 4 mole के साथ कितना चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉप कर रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ। और आफ्टर द रिएक्शन द अमाउंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट विल बी हाउ मच? 0.01 V प्लस कितना है? 40, क्योंकि रिजल्टिंग में तो दोनों वॉल्यूम्स ऐड होती है ना। Yes, ma'am. अब देखो ये इक्वेशन तुम्हारे सामने ही है। 0.2 V में से 2 मिलीमोल्स यूज करने हैं और 0.01 plus 40 should be left behind. Moles of H2SO4 given minus moles of H2SO4 used should be equal to the moles of H2SO4 in the resulting mixture. यही इक्वेशन बननी चाहिए कि नहीं? Yes, ma'am. So can you solve for V?
एक इक्वेशन बना के दे दिए, तुम सॉल्व कर सकते हो v के लिए। सॉल्व फॉर v, व्हाट इज द आंसर कमिंग? Solve for v and tell me what is the answer coming. Come on, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली बता दो। बोलो। 35 ml. v is coming out to be 35 ml. Do you agree? ठीक है, और तुम खुद से चेक कर लो, मतलब अगर इनिशियल H2SO4 तुम देखते हो तो 35 में से 0.2 को करो, कितना होगा? 7 मिलीमोल होगा कि नहीं? चेक करो, 7 मिलीमोल H2SO4 होगा या नहीं इनिशियल? Yes. 7 में से 2 मिलीमोल्स यूज हो गए, क्योंकि वही बोल रहे, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 5 मिलीमोल्स बचेंगे या नहीं? Yes. 5 का मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 35, और यहाँ पे कितनी थी? 40, 75। तो बताओ मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? वन अपॉन 15। विल इट बी अप्रोक्सीमेटली 0.01 और नॉट? नहीं Yes. नहीं आ रही है शायद। 0.06 आ रही है। कुछ फिर से देखो, कुछ मिस्टेक किया है क्या तुम लोगों ने? अरे कम ऑन, सिंपल प्लस माइनस भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। 0.0 क्या लिखेंगे हम लोग? 0.19 b बचेगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू 42, एंड b इज The इक्वल volume टू is coming out to be 221.05. हाँ वही होगी, 7 इतनी नहीं होगी, कितनी आ रही है? 221.05 ml. मैम वो हाँ 40 उतनी नहीं होगा, होगी। जीरो। वो 40 ब्रैकेट में होगा ना मैम, मल्टीप्लाई होगा पहले। क्या बोल रहे हो? प्लीज हाँ बोलो। 0.4 होगा। ओ सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ Yes. v प्लस 40। अब सॉल्व करो। हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अच्छा Yes. अब ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीक में, रिक्वेस्ट नहीं है मतलब इट इज ऑन यू, ठीक है, बट मेरी एडवाइस यही है, इस वीक में प्लीज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मत सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारा पेपर कैसा होने वाला है? बोलो। Objective. ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन उसी टाइप से रखी जाती है ताकि बच्चों को, मतलब उनके ऑप्शंस में वैसे ही क्रिएशन किया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हैं और सिली मिस्टेक्स करें। फाइन, इन सेमिनार ऑल्सो आई मे हैव टोल्ड यू कि जो मतलब मैं तुम्हारे को, मेरे को करेक्ट आंसर बनाने में टाइम नहीं लगता है, जो इनकरेक्ट होते हैं उनको सोचना पड़ता है कि अच्छा ये बच्चे ने अगर ये पॉइंट मिस कर दिया तो मुझे ऐसे बनाना है ऑप्शन, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो प्लीज अभी तो मेरा एडवाइस तुम लोग को यही होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत सॉल्व करना, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मत सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। द रीजन बीइंग तुम्हारे ब्रेन को ट्यून करने की जरूरत है उसमें। कैन यू गेट इट? Yes, ठीक है। और दूसरा वाला डाउट, अब किसका डाउट है मैं नहीं बता रही हूँ, बिकॉज उसमें देखो मिक्सिंग का क्वेश्चन है, और मिक्सिंग में अपन क्या फॉर्मूला लगाते हैं? M1V1 प्लस M2V2। देख लो सॉल्यूट उसमें सेम दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व करो। फाइन, तो ये हो गया हमारे डाउट जो मुझे कुछ प्रोवाइड हुए थे। जो मुझे प्रोवाइड हुए थे, ठीक है। तो अब हम आगे मूव ऑन करें। Yes. तो जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट क्लास में, डिड वी डू दिस थिंग, कुछ और किया था? देखो अगर रिपीटेड क्वेश्चन दिए ना तो फिर मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है।
calculate the wavelength of the radiation excited from to hydrogen atom from ground state to fourth energy level. बेटा अब ये wavelength निकालने को बोला गया है, बार बार यही फॉर्मूला यूज करना है, करो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? I think you can do it now. ट्राई करो. ओके, इज इट फाइन? किसका डाउट है ये? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर से वही तुम लोग अब ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व कर रहे हो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि भाई पेपर तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है. लेकिन ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारा डाउट ले लेती हूँ. इन हाइड्रोजन एटम देयर इज एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द nth ऑर्बिट और En इज गिवन बाय -13.6 n square ev. ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है शो दैट. भाई क्या करवाएं इसमें तुम्हें? ये तो मैथ्स है सिंपल. शो दैट an+1, मतलब तुम मैथ्स भी करवा लो इसी क्लास में. ये वाली चीज हो रही है. into 2/n³. Who can do this? मैम n की जगह n+1 डाल देंगे फिर. यस, वही करना है भाई. en किसी रैंडम चीज का ये दिया हुआ है, तो तुम्हें सिंपल ये करना है. अब बताओ इसमें मैं कैसे तुम्हें हेल्प करूं? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व? भाई किसका डाउट है? आर यू देयर? आर यू कनेक्टेड? अच्छा, अब तुम नहीं रिप्लाई करोगे तो मैं डाउट नहीं लूंगी. जिसका भी डाउट होगा उसको रिप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, और फिर इसमें एलसीएम लो, उसका कॉमन लो और सॉल्व करो. ठीक है, कर पाओगे सब? जेल्डाल्स मेथड मैंने बार बार बोला है नहीं करना है. आई थिंक क्लास में भी बोला था ये चीज. ड्यूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं. इज इट फाइन? ओके मैम. इज इट फाइन बेटा? चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या हमने डी ब्रॉगलीज Excuse me, या? ma'am. यस, Ma'am, one last doubt. I can ask, or I may say. if you will send it will be better for us, because हमें मतलब कई बार बोलने में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं और टाइम भी वेस्ट होता है. ठीक है, सो चलो हम लोग तब तक कंटिन्यू करते हैं. तो टेल मी योरसेल्फ, डिड आई स्टार्ट विद द डुअल नेचर ऑफ मैटर? नो मैम. नहीं start The किया last था. topic was spectral lines. Please be louder. Please can you be louder? Ma'am, the last topic was that spectral lines. Okay, we even did not do the drawbacks of Bohr's theory. नो. तो अब इसके भी ड्रॉबैक्स थे, मतलब ये जो बोर्स थ्योरी है दैट इज आल्सो नॉट गुड. चलो ठीक है. सो बोर्स थ्योरी वाज नॉट डन. सॉरी, बोर्स थ्योरी के ड्रॉबैक्स वाज नॉट डन. No, ma'am, they were left. No, no. Okay, so now coming to the drawbacks of Bohr's theory. ठीक है, सो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर जब भी हमने नंबर ऑफ लाइंस ये सब चीजें निकाली हैं, तो एक ऐसे सिस्टम की निकाली है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता था. हमने कहीं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं डिस्कस किया है. ओके, इवन इफ वी वर टेकिंग लिथियम बेरिलियम, तो भी हमारे पास क्या होता था, हम उसमें से बाकी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते थे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रखते थे. कैन यू एग्री विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है. लेकिन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ना पॉसिबल, तो इसलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बोर्स थ्योरी ने सिर्फ हाइड्रोजन की स्टडी करी थी, एंड दैट इज द रीजन वी राइट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या फिर हाइड्रोजन जैसे जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. सो बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन the spectrum of multi electron atom. spectrum of, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो कैसे जंप करेंगे उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. ठीक है, कैन यू फॉलो दिस? मैम इट मींस स्टेशनरी ऑर्बिट में मैम अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स आए तो मैम उसको मैम एक्सप्लेन नहीं करा. बेटा, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मल्टी इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? उसकी कैपेसिटी होती है ना कि आप पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 रख सकते हो, 3 रख सकते, 8 रख सकते हो दूसरे ऑर्बिट में. यस. ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी होती है. ऐसा नहीं होता सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में घुस जाएंगे. इतना तो तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना. इज इट फाइन? यस मैम.
ठीक है। उसके बाद में और भी चीजें आई जो फिजिक्स में आई थी, उसमें भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं आ पा रहा था। फिर जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया कि जब हम लोग इसी स्पेक्ट्रल लाइंस को, मतलब जो वेवलेंथ्स आती थी, उनको जब हम पढ़ते थे इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी वो काफी टूटी हुई आती थी, बीच में गैप्स आते थे, जिसको हम स्प्लिटिंग बोल रहे हैं। मतलब ऐसी जो एक लाइन है उसको ऐसा आना चाहिए था, जैसे विबग्योर देखे हैं ना, तो विबग्योर में क्या होता है, रेनबो देखा होगा ना अभी, तो वो कैसी होती है, इसमें ये मर्ज होती है ना, रेड के साथ ब्लू में मर्ज होती है ना, बीच में Yes, ma'am. गैप नहीं दिखता है कहीं Yes. पे, कोई गैप नहीं दिखता। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो वेवलेंथ है वो ऐसी आनी चाहिए, मतलब उसमें गैप नहीं होना चाहिए। बट जब ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रेजेंस में, तो क्या होता था, इनके बीच में गैप आ जाता था। तो गैप क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, उसके बारे में उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एंड दैट इज द रीजन इसकी थ्योरी को, मतलब बाद में डुअल नेचर ऑफ मैटर भी डिस्कवर हुआ, इस वजह से this theory was not considered to be very good for multi-electron system. Can you get it? So spectral line, और इससे ज्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है, बस इससे जाना है कि स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिटिंग आती थी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ड्रॉबैक में इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है मैग्नेटिक, क्योंकि मुझसे पूछने मत बैठ जाना कि व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, और ये बस डेफिनेशन तक ही तुम्हें करना है, अभी तक नहीं पूछा गया है, ऐसा कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग आती है तो हम उसे बोलते हैं जीमेंस इफेक्ट, बस इतना ही याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर स्प्लिटिंग आती है तो इट इज कॉल्ड एज स्टार्क्स इफेक्ट। यस, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू से, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? No, ma'am. नहीं, समझ में आ गई बात, इससे ज्यादा ड्रॉबैक्स में तुम्हें नहीं जाना है। फाइन, ठीक है, Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम यहाँ तक? No, मैम ये ma'am. फिजिक्स में कब पढ़ाया जाएगा? क्या? मैम ये फिजिक्स में कब अब ये पढ़ाया सर से जाएगा? पूछना बेटा, ठीक है, कितना पार्ट फिजिक्स का है वो सर से पूछना पड़ेगा। केमिस्ट्री के पार्ट में सिर्फ जीमेन क्या होता है, स्टार क्या होता है, उतना ही हमें बताया जाता है। ओके, अब सर कितनी डेप्थ में जाते हैं उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, शैल आई Okay, मूव ma'am. अहेड, शैल आई मूव अहेड। फिर Yes, ma'am. फिजिक्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हुए उस बीच में, और उन डेवलपमेंट्स में एक डेवलपमेंट आया सबसे बड़ा और मेजर डेवलपमेंट, which is known as dual nature of matter. Now what do you mean by dual nature of matter? जैसे कार है, तो कार को हम पार्टिकल बोल सकते हैं, कार is having dual nature of matter। अर्थ को हम एक पार्टिकल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? कैन Yes, अर्थ ma'am. बी कंसिडर एज अ पार्टिकल? तो डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, मतलब उसने ये बोला कि हर एक मैटर जो है उसके पास डुअल नेचर है। डुअल नेचर मीन्स कौन सा नेचर है? डुअल नेचर में कौन कौन से नेचर होते हैं? पार्टिकल form particle form. मैम पार्टिकल एंड Particle nature and wave पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दो नेचर को अपने को डुअल नेचर जब भी आता है तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रॉगली। ही टोल्ड अस दैट एवरी मैटर behaves like a dual thing. So he told us, D. Broglie, D. Broglie told us that just like light, okay, their dual nature is true for matter also. Dual nature is true for matter also. True for matter also. ठीक है, तो अभी क्या बोला उसने कि ये बोला कि भाई जैसे पार्टिकल नेचर तो है ही, वो तो हमें समझ में आता है कि भाई ठीक है पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल नेचर तो समझ में आता है, इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, यू हैव ऑलरेडी डन इट सिंस 9th and 10th कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना। No, ma'am. एंड सेकेंड थिंग, वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर में उसने ये बोला कि एवरी पार्टिकल विच मूव्स,
इट मूव्स इन मेकिंग अ वेव, ठीक है। एवरी पार्टिकल मूव्स इन अ वेव, ठीक है, इट मेक्स अ वेव। तो अब यहाँ पे लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई, क्योंकि हम कार को जब चलते हुए देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, एक वेव बनाते हुए, वॉबल करते हुए दिखती है, स्ट्रेट लाइन बनाते हुए दिखती है। स्ट्रेट लाइन। तुम भी मूव करते हो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो ना, मतलब एक ट्रैजेक्टरी पे रहते हो, या फिर वॉबल करते हुए मूव करते हो? टेल मी। Straight line. एरोप्लेन तो देखा ही होगा छत से निकलते हुए, तो वो कैसा दिखता है? इतनी चीजें तो तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन दिखता है कि नहीं? ठीक है। तो टेल मी योरसेल्फ, ये पॉइंट तुम्हें वैलिड लग रहा है वेव नेचर या इनवैलिड लग रहा है? वेव नेचर ऑफ मैटर तुम्हारे हिसाब से क्या है भाई? तुम लोग साइंस स्टूडेंट हो भी या नहीं? यू डोंट आंसर, डोंट आंसर। क्या है? साइंस स्टूडेंट को बिना क्वेश्चन किए कैसे आगे बढ़ सकते हो? टेल मी, डू यू फील इट इज फाइन और इट इज इनवैलिड? इनवैलिड, ठीक है। Invalid. तो उसने बोला भाई ठीक है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। डी ब्रॉगली ने बोला मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात सुनो। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अब उसकी पूरी बात को सुनते हैं कि डी ब्रॉगली, द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वेवलेंथ जिसको हम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ बोलेंगे, तो जो वेवलेंथ होती है ऑफ द मूविंग पार्टिकल, अगर वो वेव बना रहा है तो वेवलेंथ तो होगी ना, तो वेवलेंथ विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला h अपॉन p, वेयर p स्टैंड्स फॉर व्हाट? मोमेंटम। अब बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv, ठीक है। सो दैट मींस जो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है, इट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला h अपॉन mv होगा। अब टेल मी योरसेल्फ, लैम्डा और मास ऑफ द पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? What is the relationship between lambda of de Broglie and mass of the particle, moving particle? What is the relationship? Inversely proportional. Inversely proportional. So it is inversely proportional to mass of the particle. ठीक है। तो अब बताओ, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका मास छोटा होता है या बड़ा होता है? Subatomic छोटा होता particles, can you understand what I mean by this term subatomic particles? Yes, Like electron in an atom, उसको हम subatomic particles बोल सकते हैं। Okay, mass of an electron is negligible or significant? negligible. मैं इंग्लिश ही बोल रही हूँ ना, तुम लोग इंग्लिश से ही आए हो ना, मतलब इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन बोल रही हो, तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है आंसर करने में? Tell me, mass of the electron is negligible or not? Yes, ma'am. Negligible. So tell me, lambda क्या होगा? negligible या significant या high? High. होगा। रिलेशनशिप से क्लियर है? ठीक है। अब कोई मैंने बड़ी पार्टिकल ले ली, जैसे कार ले लिया, अर्थ ले लिया, ओके, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में लैम्डा बहुत हाई आने वाला है। बट अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लेते हैं, बड़ा पार्टिकल ले लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक ले लेते हैं, सो मैक्रोस्कोपिक लाइक अर्थ ले लेते हैं, मून ले लेते हैं, तो उस केस में टेल मी मास ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट? मास ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट? High or low? Significant. That means lambda is going to be negligible Low. हो जाता है कि नहीं? Yes, ma'am. लो, ठीक है। अब देखो, फिर उसने बोला कि जैसे, अब मुझे एक सिंपल कॉमन डे टू डे लाइफ एग्जांपल बताओ। जैसे तुमने पोल्स पे वायर्स तो देखे ही होंगे, ठीक है। कभी तुम्हें वायर्स कभी वेव बनाते हुए मिले हैं या हमेशा स्ट्रेट दिखते हैं? पोल्स पे, तुम्हारे घर पे एक लॉन्ड्री लाइन भी होती होगी जिसपे तुम अपने कपड़े सुखाते हो, वो तुम्हें हमेशा स्ट्रेट दिखती है या फिर वॉबल होते हुए दिखती है? Straight line. Straight. दिखती है ना हमेशा। क्यों दिखती है स्ट्रेट? ऐसा तो है नहीं कि एयर नहीं चलती है जो उसको डिस्टर्ब ना कर रही हो, बट स्टिल इट अपीयर्स टू बी स्ट्रेट। व्हाई? बिकॉज जब क्या होता है, जब इसकी लैम्डा स्मॉल होती है, तो जब दूर से देखेंगे तो डोंट यू थिंक इट विल अपीयर टू बी स्ट्रेट लाइन?
वेव तो बन रहा है, लेकिन जैसे Yes, गिटारिस्ट ma'am. को देखा होगा, गिटारिस्ट में भी क्या होता है, विदा वाइब्रेशंस तो आवाज नहीं प्रोड्यूस हो सकती ना, बट द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, सो इट अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, ma'am. तो इसी तरीके से जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, कार हो गई, तो या हम खुद हो गए, तो क्या होता है, वी आर मैक्रोस्कोपिक, आवर मास इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लैम्डा बिकम्स नेग्लिजिबल एंड इट अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. कैन यू फॉलो? Yes. Appears moving in a straight line. Can you get it? Can you get it? और Yes, इसलिए ma'am. हम लोग लैम्डा को निग्लेक्ट कर देते हैं बड़े पार्टिकल्स में. Can you follow this thing so that I move ahead? Yes. But can you afford to neglect it in case of macroscopic particles? Can you afford to neglect it in case of macroscopic particles, in case of electron? No, ma'am. Not at No, all. ma'am. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखो यहीं पर बोर्ड थ्योरी गलत हो गई, जो मैंने तुम्हें बोला था बोर्ड थ्योरी के ड्रॉबैक आ गए, क्योंकि बोर्ड ने क्या बोला था, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन एन फिक्स्ड ऑर्बिट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग RN बोलते थे. दिस वाज अकॉर्डिंग टू बोर्ड थ्योरी. वाजंट इट अ पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, बट अब डी ब्रॉगली की थ्योरी आ गई, तो उसका मतलब क्या हो गया, मूव कर ही नहीं सकता, इट विल मेक अ वेव. तो इफ वी नहीं, हमें डी ब्रॉगली फॉलो करनी, क्योंकि वही सही है. तो इफ इट इज मूविंग, तो इट विल मूव अराउंड दिस न्यूक्लियस, बट इट विल नॉट मूव इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट थिंग, इट विल मेक अ वेव. ऐसे मूव करेगा, जैसे हम बोर्ड ने बोला था ना, ऐसे मूव करना चाहिए, ऐसे ना मूव कर करके एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वेव ही बनाएगा, लेकिन वो मुझसे सही से बन नहीं रहा है, सॉरी. तो ये ऐसे पहला वेव आया, फिर एक दूसरा वेव आया, एंड देन इट इज गोइंग टू बी द थर्ड वेव, एंड देन इट इज गोइंग टू बी द. यस, ठीक है, समझ में आया. ये मूव तो करेगा ऐसे, लेकिन ये ऐसे वेव बनाते हुए मूव करेगा. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम तो फिर एटॉमिक रेडियस वाला फॉर्मूला गलत हो गया. प्लीज बी लाउडर, आई एम नॉट एबल टू लिसन. एटॉमिक रेडियस वाला फॉर्मूला गलत हो गया. यस, इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल सिस्टम. वही तो ड्रॉबैक था उसका. अब देखो, एक फिक्स रेडियस नहीं होगा, या तो एक मिनिमम रेडियस होगा या फिर एक मैक्सिमम रेडियस होगा, या ऐसे कह लो एक रेंज होगी. एक रेंज होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन लाई करेगा. मैम और वो एंगुलर मोमेंटम मतलब NH/2 प्लीज by बेटा, प्लीज कम नियर टू द माउथ प्लीज, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. मैम NH/2 by एंगुलर मोमेंटम वाली चीज. हाँ, तो रेंज होगी, तभी तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को नहीं, हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं. अगर ऐसा ट्रू होता तो बोर्ड थ्योरी हमारी फाइनल थ्योरी होती है, हम डी ब्रॉगली क्यों पढ़ रहे होते. ओके. ठीक है, सो नाउ देयर विल बी अ रेंज, डेल्टा आर की रेंज होती है. अब पेंडुलम देखा, एक वेव बनाता है, तो पेंडुलम के केस में भी क्या होता है, वेलोसिटी वैरी करती रहती है या नहीं. यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर v मैक्स हो जाती है. तो सेम वे अगर इस वेव में भी कंसिडर करोगे, तो देयर विल बी this thing, the v will become maximum, then again 0, then maximum, then again 0. So even the velocity, as Bohr said, is fixed, is again a myth. It is not going to be same, it is going to be varying, so we will have a range of velocity, range of radius, range of velocity. Can you get it? इट इज समथिंग लाइक, जब तुम स्कूल में एग्जाम दे रहे होते हो, तो तुम्हारी एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, यू हैव अ फिक्स्ड लोकेशन दैट यू विल बी सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लासरूम, इन दिस पर्टिकुलर बेंच. Yes, ma'am. So that is what is Bohr's theory about, that it is, you will have a fixed location. But according to de Broglie, no, it is something like you are in a normal classroom where your position is not fixed, wherever you find place you sit. So we have that, okay, this is the range, I will find you in this particular region, but where are you, that is not quite fixed. Can you get the difference? According to Bohr's, you have a fixed distance, but according to de Broglie, that is quite true. That means we don't have a fixed distance, we have a range of distance from the nucleus. Can you agree so that I move ahead? Yes, ma'am.
Okay, but for you can say Earth वगैरह के लिए the orbit is fixed because उसका mass काफी high है, so the lambda decreases and it can be treated as negligible. बात समझ में आई? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नया चीज है, लेकिन फॉलो हुआ तो मैं आगे मूव करने का सोचूं. Yes, ma'am. तो देखो फिर इसको आगे मूव करते हैं. तो आगे जब मूव करते हैं तो फिर क्या आता है, तो देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास, मतलब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, मास दिया जाएगा, वेलोसिटी दिया जाएगा या मोमेंटम दिया जाएगा और तुमसे बोला जाएगा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को मतलब निकाल दो. ठीक है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन p और h अपॉन mv. ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना आ जाएगा, कर लोगे इसको सॉल्व. Yes, ma'am. Yes, Here, ma'am. it is दूसरे Planck's कैटेगरी में constant, right? क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो क्या होता है, कभी कभी वो तुम्हें मोमेंटम और वेलोसिटी ना दे करके काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं. तो कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं वो, बस हम उसे सॉल्व कर लेंगे. कैन आई राइट इट लाइक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. देखो कोई नई चीज तो नहीं लिखी है, बोलो. Yes, No, ma'am. ma'am. 2 times kinetic energy upon m can be written as, and उसका अंडर रूट ले लें तो ये v हो जाता है. And see mv can be written as 2mke. Can you agree with this? Yes, ma'am. So देखो एक नया वेरिएशन बन सकता है डी ब्रॉगलीज थ्योरम का. अगर तुम्हें डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है, तो दो ऑप्शन है, या तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी को निकालो, अदरवाइज डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर दो. कर सकते हैं. ओके, देन सिमिलरली एक और फॉर्मूला बनता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आता है, जब हम एक किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं, उससे पुश मारते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वोल्ट्स. फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी में, उस पुश को, उस फोर्स से जिससे हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं, उसको हम बोलते हैं वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्ट. तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को एक पुश दिया गया, एक फोर्स दिया गया, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का, सो सपोजिंग आई एम राइटिंग इट ओवर देयर, इफ चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जिसके ऊपर चार्ज है q, जिसका चार्ज है q, इज एक्सेलरेटेड, इसको एक एक्सेलरेशन दिया गया, ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v. तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से वो मूव कर रहा होता है, वो क्या होती है, qv. यू रिमेम्बर ev लिखते थे अपन, क्यों लिखते थे, क्योंकि वो v पोटेंशियल से पुश किया गया है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, जिसको हम e लिखते हैं. टेल मी. Yes, ma'am. जूल्स और ev लिख रहे थे. अब रीजन समझ में आ रहा है इसका. तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली ना दे करके पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में दी हुई, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, 2m और ke की जगह क्या लिख देंगे, q. तो ये चार फॉर्मूलाज अलग अलग वे में डिपेंड करेगा किस इंफॉर्मेशन में तुम्हें डेटा दिया है. लगा पाओगे, लगा पाओगे? Yes, ma'am. Last वाला एक बार फिर से explain कर दीजिए. ये तुम्हारा थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इतने पोटेंशियल डिफरेंस से पुश किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो qv होता है. जैसे हमने पढ़ा था ev, हम क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पुश कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो हमारा चार्ज पार्टिकल कौन होगा, किसको पुश करा सकते हो मूव कराने के लिए, only electrons. That's why we were always writing ev. Can you get it? Why Yes. we were writing E? Because our charge is going to be the Excuse charge me, of the electron only. हाँ बोलो. Ma'am, Q is the charged particle and V Charge is particle का charge. ma'am, Charge of the charge. charge of the particle, Yes. and जैसे V is potential difference yes. or Yes और क्या? no, ma'am, हो गया. हो गया.
इसका जिसका ये हो मुझे और लग रहा था चार्ज पोटेंशियल इसका डिफरेंस Q। है या वेलोसिटी। ठीक है, अभी सही है। कैपिटल V Yes, है, स्मॉल v नहीं है वो। ठीक है, क्लियर है। तो Yes, अगर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व कर पाओगे? yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब देखो दूसरी तरीके का क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें कि चलो ठीक है, हम एग्री कर गए आपकी बात पे कि चलो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बनाते हुए घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड, बट मेरा क्वेश्चन फिर अराइव करता है कितने वेव्स। सो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। कितने वेव्स बनाने पड़ेंगे भाई? एक बनाना पड़ेगा, दो बनाना पड़ेगा, या फिर अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वेव्स बनाने पड़ेंगे? इसका भी एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली ने दे दिया। तो बताओ, जब वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वेव बना, वो मतलब एक रेडियस, एक सॉरी रेवोल्यूशन कवर करता है, तो वो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कवर करता है या फिर एरिया? Perimeter. तो वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो? 2 pi r. 2 pi r, और क्योंकि r वेरिएबल होता है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 2 pi r n, डिपेंडिंग अपॉन कौन से रेडियस की बात कर रहे हैं हम। Yes. ठीक है, तो यहाँ पर कैन आई राइट लाइक दिस 2 pi r n इज इक्वल टू, आई डोंट नो कितने वेव्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स इनटू लैम्डा, क्योंकि एक लैम्डा में वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है। Yes, ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा उन्होंने, और अभी अभी हमने पढ़ा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv, पढ़ा है। yes, बस रिलेट कर दो, 2 pi r n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स विच शुड बी मेड इनटू h अपॉन mv। थोड़ा सा अरेंज कर देंगे इसको, तो कैन यू से इट इज नथिंग बट mvr इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स into h upon 2 pi. Can you check it? Can you check it? ऐसा रीअरेंज करने के बाद बन रहा है? yes, And Yes, you have ma'am. already studied in Bohr's theory. In Bohr's theory, we have already studied that angular momentum should be equal to क्या होना चाहिए? mvr angular nh upon 2 pi, where n stands for, number of तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो टेल मी नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू व्हाट? Number of waves to complete a revolution is equal to what? Is equal to what? Come on, speak up. इतना difficult क्या हो गया? दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके बोलो। number of orbit. Yes, it is equal to the number of orbit. मतलब K shell में, K shell का मतलब है n is equal to 1। कितना waves बनाना है? पूरा रेवोल्यूशन के लिए कितना वेव बनना है? 1. अगर L शेल की बात कर रहे हो, n is equal to 2, कितने वेव्स बनने चाहिए ताकि पूरा सर्कल कवर हो जाए? अरे बोलते जाओ बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा? वर्चुअली कनेक्टेड है ना, कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? कैन यू फॉलो नाउ? आर यू स्लीपी टुडे? दिस इज योर फर्स्ट क्लास, यू शुडंट बी स्लीपी। सो गए मैम क्या एक बार सब? बता दीजिए कि पाथ उसका 2 पाई आरएन कैसे आया? क्या बेटा, एक ऑर्बिट का कितना डिस्टेंस कवर करता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर एरिया ऑफ द सर्कल? मैम पेरीमीटर कवर करता है, लेकिन डी ब्रॉगली के हिसाब से अब वो वेव के हिसाब से उसका भाई ऑर्बिट हमने हो। कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मैथ्स किया। वन रेवोल्यूशन मींस इतना डिस्टेंस, और जो मेरा लैम्डा था इट इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, तो एक लैम्डा, एक वेव लैम्डा डिस्टेंस कवर करता है। मैंने मान लिया नंबर ऑफ वेव्स जितने भी बनेंगे इतना डिस्टेंस करने के, वो कुछ n होंगे, कैपिटल n होंगे, तो n लैम्डा डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? एक वेव लैम्डा डिस्टेंस कवर यस मैम, करता है, तो अगर 10 वेव्स बन रहे हैं तो 10 लैम्डा डिस्टेंस कवर होगा, यस मैम। and it should be equal to the perimeter of the circle. Tell me. Yes, ma'am. अभी रिलेशन क्लियर हुआ?
जो Yes. पहले 2 पाई आर एन तुम बोल रहे थे, देखो बोर्ड थ्योरी में तुम बोल रहे थे 2 पाई आर एन कवर हो रहा है, हमने बोला ठीक है कवर हो रहा है, लेकिन अब वो जो है 2 पाई आर एन कवर कैसे होगा, वेव बनाते हुए। तो अगर एक वेव में लैम्डा डिस्टेंस कवर होती है तो कितने वेव्स बन रहे हैं, हम कैसे निकालें? कैन आई से 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा? Yes, यस ma'am. मैम। मैंने बस उसी का इक्वेशन क्रिएट किया है। तो और डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वो हमने रख दिया, फिर रीअरेंज कर दिया, बोर्ड्स थ्योरी से कंपेयर किया। सो कैन आई से नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू, भाई हम आपकी बात एग्री कर गए, ठीक है, सब आपने प्रूफ दे दिए कि ठीक है वेव बनने चाहिए, एक ऑर्बिट फिक्स नहीं होगा। तो अगर वेव बन रहा है तो भाई कितने बनेंगे, वो भी तो रीजन होना चाहिए ना हमारे पास। क्वेश्चन आता है कि नहीं, हाउ मेनी वेव्स इन एन ऑर्बिट, डज इट अराइव और नॉट? Yes. उसका आंसर भी तो देना जरूरी था, तो आंसर समझा अभी? आंसर समझ में आया? तो टेल मी दिस इज रिप्रेजेंटिंग विच ऑर्बिट, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग विच ऑर्बिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, what is the value of n? See, from here to here this is one wavelength, from here to here this is the second wavelength, from here to here this is the third wave, then over here fourth wave, and then fifth wave. So which is this orbit? Fifth orbit. Can you get it? Yes. देखो एक पेरीमीटर का डिस्टेंस कवर किया लेकिन 5 वेव्स में कवर किया, ठीक है ना? Yes. ठीक है। यस मैम। और अब देखो बोर्ड थ्योरी का भी बेटा सी 1 मिनट, आई थिंक आई एम अपलोडिंग द वीडियोस विद ऑन टाइम, Yes. मिल रहे हैं? अब इसका पीडीएफ मतलब डबल नहीं कर सकते, तो फिर अब जिसका पीडीएफ है ना, आई एम नॉट शेयरिंग नाउ, आप उसको वीडियो लेक्चर से कॉपी कर सकते हो, उससे तुम्हारी थोड़ा और रिवीजन बेटर हो जाएगा। पका पकाया कुछ भी नहीं मिलेगा, Yes. ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। इज इट फाइन एवरीवन? Yes. ठीक है, Yes. ओके। तो अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो अगर किसी का कुछ स्किप हो जाता है आप वहां से उसे कॉपी कर लेना। फाइन, चलो ये चीज क्लियर हुई अभी, Yes. ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्या बताने वाली थी मैं तुम्हें, हाँ अभी ये चीज क्लियर हो गया, तो फिर ये भी बता दिया कि जैसे तुम्हारा ये है। तो अब देखो बोर्ड थ्योरी पे हर एक चीज ट्रू क्यों बैठ रही थी, क्यों ट्रू बैठ रही थी? तो देखो बोर्ड थ्योरी का मतलब क्या, इट वाज वैलिड फॉर ओनली यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कि उसके पास उसका जो ग्राउंड स्टेट होगा वो कहाँ पर होगा? व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? K. कौन K सा shell. होगा? N is equals to 1. n is equal to 1। अगर n is equal to 1 that is the k shell, k shell में पूरा रेवोल्यूशन कवर करने के लिए कितने वेव्स बनाने चाहिए? One wave. One wave। So see, doesn't a circle represent a single wave? देखो ये हमारा पूरा सर्किल है, Yes. और ये देखो ये ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं, हम बोल देते हैं ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। जैसे तुम वो बनाते हो ना, एक कोऑर्डिनेट बना लो, तो यहाँ पे देखो ये तुम बोल सकते हो दिस इज पॉजिटिव ए और दिस इज नेगेटिव ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो चेक इट योरसेल्फ। इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं, एक वेव की तरह बनाऊं, तो चेक एंड टेल मी, isn't one full circle representing one wave? Yes, ma'am. So that is why it was true। बोर्ड थ्योरी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्यों ट्रू बैठ रही थी? अब रीजन दिख रहा है, क्योंकि वहां पे एक ही वेव बनेगा, वहां फिक्स्ड ऑर्बिट आएगा। लेकिन सेकंड ऑर्बिट ऑनवर्ड्स वो ट्रू क्यों नहीं बैठ रही है? क्योंकि वहां दो वेव्स आएंगे, एक वहां wave फिक्स्ड नहीं। ऑर्बिट होगा ही नहीं। वो तो क्या होगा, दो वेव्स बनाएगा, फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं हो पाएगा ना। Yes, ma'am. So why Bohr's theory was valid for hydrogen-like species? Is it also clear? Yes, ma'am. Two waves में fix क्यों? क्या? मैम two waves होंगी मैम, वो भी तो मैम fix। Beta, you aren't audible. Please be louder. Please try to be louder and clear. मैम अगर n equal to 2 ले और उसमें two waves आएंगी तो मैम वो भी तो मैम fix होगा ना मैम। क्या फिक्स होगा?
जब हम जब हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये देखो, ये हमारा एक मतलब एक्चुअली में तुम तो सोचोगे कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए, बट इट विल मेक 2 वेव्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ऐसे कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहले वो ऐसे मूव करेगा और फिर वो ऐसे मूव करेगा, 2 वेव्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, ma'am. टू कवर, तो वेयर इज द फिक्स लोकेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस? अब देख लो ये फिक्स लोकेशन कहाँ है, कभी वो इतना डिस्टेंस पे हो रहा है और कभी वो इतना डिस्टेंस पे हो रहा है. इज इट अ फिक्स्ड रेडियस? इज द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट? No. इज इट हैविंग अ फिक्स्ड वेलोसिटी? No. तो अब इसीलिए समझ में आ रहा है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्यों ट्रू नहीं बैठता था. Yes. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू फॉलो नाउ अभी? Yes, ma'am. ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे क्यों नहीं वैलिड हो रहा था और बोर्ड थ्योरी क्यों फेल हो रही है? सारे रीजंस क्लियर हुए? सारे रीजंस क्लियर हुए? Yes. Yes. ठीक है, सो अब देखो इससे रिलेटेड तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम सिली मिस्टेक्स वहां ना रिपीट करें. ओके, सो विल जस्ट डू इट. Just give me a minute. चलो लिखो क्वेश्चन तब तक. Write a question. Right, two particles x and y are in motion. Two particles x and y are in motion. They are moving. Okay, two particles x and y are in motion. Okay, the wavelength of the particle x. So I'm writing two particles x are there, x and y. Okay, x and y. The wavelength of particle x, the wavelength of particle x is 4 into 10 raised to the power minus 8 meters. Calculate the wavelength of y. Calculate wavelength of y if momentum of y is half of x. Try करो. ट्राई करो. From 8 into 10 to the power minus 8 meter. 8 into 10 to the power minus 8 meter. Everyone? Yes, ma'am. So how did we do? Which is the formula which relates to lambda and momentum? De Broglie's formula? Ma'am, de Broglie's formula. Yes. And what is the relationship? Lambda is inversely related to this. So that means lambda x upon lambda y will be equal to px upon py. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes. So now see over here, py can be written as, according to this thing, py can be written as px by 2 or not? लिख सकते हैं या नहीं? Yes. So बस रिलेशनशिप को पुट कर दो. लैम्डा x की वैल्यू पता है तुम्हें, लैम्डा y निकालना है अपने को, और py by px कितना हो गया? 1/2. सॉरी, px by, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इट शुड बी py by px.
Py, I'm speaking this right thing, but I wrote it in different manner. So Py by Px is 1 by 2. So what is the value of lambda y? Can you follow this? Yes, ma'am. किसी को इसको करने में डिफिकल्टी आई? किसी को ये करने में डिफिकल्टी आई? No. नहीं आई तो हम आगे मूव करें. Yes. ठीक है, चलो दूसरा. तो देखा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. Yes. Okay, so try the next one. Fine, so we'll try more questions just for practice. So supposing there, calculate the de Broglie's wavelength. Calculate the de Broglie's wavelength. This is wavelength of a ball जिसका mass है of mass 0.1 kg with a speed of 30 meters per second. Ma'am, h/3. Yes, ma'am, that's right. H/3. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आया? Ma'am, h/3. h/3. Please repeat again. So how did you do? Lambda is equal to h H upon by mv. mv. h की वैल्यू क्या हो गई? 6.63 into 10 raised to the power minus 34. The value of h is constant. हाँ, H constant ma'am value. अरे प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है, भूल गए क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जूल में होता था तो क्या रखना है अपने को? MKS सिस्टम रखना है. ये केजी में ही रहेगा और ये 30 ही रहेगा. तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2.2 into 10 raised to the power minus 34 meters हुआ. Yes, ma'am. और इसका मतलब तुम खुद ही देख सकते हो. Isn't it a lambda which can be negligible? Can you say ये डिस्टेंस तुम Yes. मेजर कर सकते हो, तुम्हारे लिए नेग्लिजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, can you follow this? Yes. Yes, ma'am. फाइन. तो अब देखो मेरी बात तुम्हें सही लगी कि नहीं? जब हम इतनी छोटी सी जो बॉल है जो 100 ग्राम की है, जब वो इतना निग्लेजिबल लैम्डा बनाएगी तो अर्थ वगैरह और ज्यादा निग्लेजिबल बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? Yes, ma'am. That is why they appear to be moving in a straight line. तुमने फिजिक्स में पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें पढ़ोगे कि ये देखो ऐसे प्रोजेक्टाइल बनाते हुए जा रही है, स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जा रही है. लेकिन हम लोग जब एटॉमिक की बात करेंगे तो हमारे पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो ऑब्वियसली ये ऐसे वेव बनाते हुए जाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. ओके फाइन. तो अब तुम इसकी जगह खुद रख के देख लेना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू विल फाइंड द डिफरेंस. फाइन. Yes. Yes. ठीक है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. मतलब ये तुम्हें इसीलिए मैंने जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन ही दिया है कि तुम्हारे ये चीज पार्ट जो है वो क्लियर हो जाए.
अब तो ये क्वेश्चन ये पार्ट क्लियर हो गया ना कि हमें तो हर चीज स्ट्रेट लाइन दिखती है एंड बट होती नहीं है, रियल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं हो रहा है ये चीज। Yes. ठीक है, सो चलो आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका एक और प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, उसको कंटिन्यू करेंगे। सो अभी के लिए व्हाट एम आई डूइंग इज, Excuse me, मैम। हाँ मैम एक डाउट सेंड किया था। डाउट सेंड किया था, कौन सा है From the energy भाई in an बेटा? इसमें तुम मुझे electron. बताओ व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा डाउट है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस? टेल मी योरसेल्फ, टेल मी। On zero, I'm non-existing state. वहां तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एनर्जी की तो बात ही नहीं होगी ना। Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम किसी भी और ऑर्बिट में देख लो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कहीं पर भी देखोगे तो एनर्जी क्या होती जाती है? हम इंक्रीज होते जाती है जैसे हाँ, तो कहाँ पर मैक्सिमम होगी? मतलब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें क्या सॉल्व करके बताऊं, ये तो हम लोग ने इन्फिनिटी पे मैक्सिमम No, होगी। miss, you ग्राउंड told स्टेट that की बात करी infinity में जाएगी, लग- मतलब n इज इक्वल टू 1 तो मिनिमम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। और जब e एट इंफिनिटी की बात करी जाती है तो क्या होती है? 0। यहाँ नेगेटिव वैल्यू से लेके जाओ 0 वैल्यू से एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा रही है, तो बताओ कहाँ मैक्सिमम होगी? Infinite And distance. that is the question. The energy of the electron is maximum at. Didn't I tell you? You Ma'am, I got confused that energy is at the significance of infinity zero. negative sign. Yes, ma'am. Yes, right. सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन में लिखा बताया था ना तुम्हें ये चीज? Yes. ठीक है, तो अब हो गई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, एनीथिंग एल्स? No, ma'am. ओके, सो अभी हमारे लिए होमवर्क क्या होने वाला है? बोलो क्या क्या करोगे तुम लोग? डू इट योरसेल्फ। बोलो क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू डू एज Questions of de होमवर्क? Broglie's law. I mean, हाँ 4 to 5 questions from previous topics. And then Yes. de Broglie's law. Yes, and you have to prepare for your test. You have to read the Broglie's theorem. जहाँ तक है ना, डी ब्रॉगलीज तक अपनी स्कूल बुक, जो भी स्कूल बुक चलती है वहां से तुम्हें स्टडी करना है, ताकि स्कूल की प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली ठीक ठाक होती रहे। एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, सॉल्व एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। If you have any doubt, you are going to ask me because this is also included. Sorry, this is also included in the part of the test. And वही चीज है अपना बैक सिलेबस, मतलब मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टेस्ट। मेजर क्वेश्चंस बोर्ड थ्योरी से ही आएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है 80-20 के आसपास हो सकता है कि 80% बोर्ड थ्योरी हो और 20% मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? Yes. तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस No. कर देना। फाइन।